आपके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा तो हम देखेंगे कि पीडीए, अरे क्या नाम, इंडिया 80 में 80 जीतेगा उत्तर प्रदेश में, और अगर हो रहा होगा तो भाजपा वाले जीतेंगे, और नहीं तो दूसरा जो हारे तो माफी मांगे। हमारा तो गणित सीधा है, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। अनुपम, ठीक है आशीष भाई। अनुपम मिश्रा, विकास हुआ, एक बड़ा बुनियादी सवाल मैं हमेशा पूछता रहा राजनेताओं से, लेकिन वो उसमें थेथरई करने लगते। विकास हुआ ये जानने के लिए हमको किसी किताब की जरूरत है, किसी अखबार की जरूरत है, किसी टेलीविजन की जरूरत है, किसी मीडिया सेल की जरूरत है, किसी नेताजी की जरूरत है क्या? मेरे गांव की सड़क बनी, मुझे नहीं दिखाई दे रही, मैं अंधा हूं। मेरे इलाके में अस्पताल बना, मुझे नहीं दिखाई देगा। इसी को विकास कहते हैं ना भैया। अनुपम जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि भाई मेरे थाली में रोटी है, ये मुझसे बेहतर नेता कैसे जान लेगा? ये तो मैं पहले जानूंगा ना। या कोई ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है, छू मंत्र जादू मंत्र, कि विकास नेता को दिख रहा, हमको नहीं दिख रहा। नेता करे कुछ नहीं हुआ, हम करे हमारे यहां स्कूल बन गया। अनुपम जी, देखिए, इसका एक कारण है, आपने बहुत रेलेवेंट सवाल उठाया अमिताभ जी, लेकिन इसका एक मोटा समझिए। आपको याद है अटल बिहारी हारे थे 2004 में, तो उन्होंने एक सिंपल सी बात कहा कि भाई जनता का आदेश सिर माथे कह के उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। आप उसके बाद से 2014 से देख लिए, जब भी विपक्ष हारता है तो पहली बात वो ये कहती है जनता को बेवकूफ बना दिया गया, मूर्ख बना दिया गया। ये सीधे हम ही को मूर्ख बता देते हैं अमिताभ जी, आप समझिए। हम मूर्ख बन गए इसलिए हमने भाजपा को वोट दे दिया, इस तरह की बातें। या ईवीएम गड़बड़ हो गई, वो मानने को तैयार ही नहीं है। रही बात विकास की, विकास जो है, मेरा अपना मानना है अमिताभ जी कि पिछले 77-80 साल में जो भी सरकार रही उसने अपनी तरह से विकास किया। ये नहीं कह सकता कि किसने विकास नहीं किया। कुछ ने कम किया है, कुछ ने ज्यादा किया है, कुछ ने खास इलाकों का किया है, किसी ने अमेठी का किया है, किसी ने सफाई का किया है, और कोई मथुरा, काशी, वृंदावन और अयोध्या कर रहा है। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। सपा की प्रायोरिटी सफाई थी, कांग्रेस की प्रायोरिटी अमेठी थी, उन्होंने एम्स ही अमेठी में पहुंचा दिया, और इनकी प्रायोरिटी है मथुरा, काशी, वृंदावन, अयोध्या। तो भाई लोग अपनी अपनी पसंद देख लें। एक जो अभी हमारे सपा के नेता कह रहे थे, देखिए एक बात है, सीधे कुतर कह देना, ये सब कह देना मेरी समझ में नहीं आता। आप कह रहे अफगानिस्तान की, आपको बिल्कुल इकोनॉमी पे ध्यान दें। अफगानिस्तान की जो आपकी रेवेन्यू है, वो जो उनकी जो मुद्रा है, वो बहुत स्ट्रांग इसलिए है भैया क्योंकि अफगानिस्तान कुछ इंपोर्ट नहीं करता, उसको अपने लोगों को कुछ देने, उनका इंपोर्ट जीरो है। वो बाहर से उनके ना किसी से संबंध है, ना व्यापारिक संबंध है। आप भी इंपोर्ट बंद कर दीजिए, आपका भी हो जाएगा। सारा बैलेंस ऑफ ट्रेड से आपका पैसे की रेवेन्यू तय होती है कि उसकी क्या वैल्यू है। तो अफगानिस्तान के आज की तारीख में किसी से व्यापार ही नहीं है। तो जब इंपोर्ट ही नहीं करोगे तो भाई तुम्हारा रुपया तुमको मुबारक, जितना उसका पैसा चला लो। और इसके बाद ये कहना कि पैसा कहाँ जा रहा है, एफडीआई आ रहा है, तो अभी आपने अमिताभ जी का कहे नजर नहीं आता। आपको माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आता, आपको मौरी का नजर नहीं। कोविड के दौरान सैमसंग पहली कंपनी थी जो चीन से भागी थी, और चीन से भागी तो नोएडा में गिरी, चीन से भागी तो नोएडा में गिरी। आपको नजर नहीं आता, आपको जेवर एयरपोर्ट नजर नहीं आता, आपको एक्सप्रेसवेज नजर नहीं। अब उसका देखिए, कुल मिला के अमिताभ जी, एक आखिरी आपके सवाल का जवाब दे दूं। जो आपने कहा कि मैं कि अभी जनता का फैसला आ जाएगा, तो जनता का फैसला आपने देखा, एग्जिट पोल आता है, पता चलता है फैसला फलाने हार रहे हैं, ढिकाने हार रहे हैं, तो वो भी कहते हैं एग्जिट पोल भी गलत है। और अगले दिन जब असली फैसला आ जाता है तो कहते हैं ईवीएम गलत है। तो हमारी माने ना माने, अपनी गठबंधन की साथी ममता दीदी की मान लें, जो कह रही है 40 सीट के मोहताज हो जाए। ठीक, खुर्जा में एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस बन रहा है। मैं कांग्रेस और सपा दोनों से कहूंगा, ये एक बन रहा है, इसके लिए ना तो हमको उत्तर प्रदेश सरकार का सूचना पर की दरकार है, ना समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस के नेताओं की दरकार है। इतना बड़ा काम चल रहा, हमारे आंखी फूटी हैं, हमें नहीं दिखाई दे रहा। मान लो कांग्रेस का कुछ नहीं हो रहा, हमें तो दिख रहा है कि वेयर हाउस बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा।
जब हम जेवर से गुजर रहे हैं तो हमें नहीं दिख रहा एयरपोर्ट बन रहा है। कांग्रेस राहुल गांधी कहेंगे तब मानेंगे क्या? या वो कहीं नहीं बन रहा तो हम मान लेंगे नहीं बन रहा। अहमद साहब, ये बुनियादी मसला हल होना चाहिए ना। विकास ऐसी चीज नहीं ना कि जेब में रख के केवल नेता ही को पता है वो ही दिखाएगा। ये तो जनता को पता होता है हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो जनता फील गुड करती है, तो आपके साथ खड़ी हो जाती है, नहीं होता तो हटा देती है सरकार से। अहमद साहब, इसमें तो कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए ना इस व्याख्या में। देखिए अमिताभ जी, हम लोग की तरफ एक कहावत कही जाती है कि सावन के अंधे को हर जगह हरा हरा ही दिखता है। जी अपने ऊपर मत लीजिएगा ना, तो विश्लेषक साहब अपने ऊपर जी। लेंगे। लेकिन जिस तरीके से नसीहत आप दे रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप दोनों लोग खड़े हैं, जी, तो मतलब वो कहावत मुझे याद आ गई। अपने ऊपर ठीक पर्सनली है, मत आपको लीजिएगा, कहावत लेकिन अच्छी सब है। जगह- एक मिनट तमजीद अहमद, एक मिनट। तो आपके पास जनता के पास तो अच्छा चश्मा है ना साहब। बता रहा हूँ आपकी सीटें मैं गिनूंगा 60 दिन बाद, और नहीं आई तो आपको स्टूडियो में बुलवाऊंगा और कहूंगा माफी मांगिए। अमिताभ जी। जी, अमिताभ जी, अब आप ये मानिए, जी। तेलंगाना में हार गए तो भारतीय जनता पार्टी कितने प्रवक्ताओं से आपने माफी मंगवाई? क्या आप मैं हर चीज उत्तर को प्रदेश पैमाना की जीत के बहस हार कर से रहा हूं मानेंगे? भैया। ये बताइए अमिताभ जी, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं। जी। क्या हम लोग हार जाएंगे तो मतलब आप हम लोग को बाइकाट कर देंगे, खत्म नहीं, कर देंगे? बाइकाट नहीं, आपको ये कहना पड़ेगा कि हमको देश की नब्ज की समझ नहीं। आप फिर हमें बुलाते क्यों हैं? हम तो हारे हुए लोग हैं ना। आप हमें ना क्यों ना बुलाते हैं? ना ना, गलत बात। मैं आपको ये कहना होगा कि हमको देश की नब्ज की समझ नहीं। देखिए अमिताभ जी, आप लोग हम लोग को बुला रहे हैं तो हम लोग भैया, पक्ष मान रहे हैं ना। मैं हम लोग तो- भी जनता की आवाज है, इसलिए बुला रहे हैं। ठीक है तमजीद भाई, आगे बात। मैं सिर्फ आशीष चतुर्वेदी, एक रुके भाई, आगे बात। आशीष चतुर्वेदी, मैं फिर वही बात दोहराऊं, दोनों का फैसला, रुक जाइए, दोनों का फैसला सही नहीं हो सकता, और जिसका फैसला जनता के फैसले से मैच करे, इसका मतलब उसको जनता की नब्ज की समझ बेहतर है। आप बात बोलने नहीं देंगे तो ये मैं बात मानना नहीं जाना चाहिए। नहीं, ये गलत बात है। अरे रुक जाओ भाई, आशीष चतुर्वेदी, जिसका फैसला जनता के फैसले से मैच करे, जिसका विजन उसको जनता की नब्ज की दूसरे के मुकाबले ज्यादा समझ है, ये बात तो स्थापित होती है कि नहीं? या लोकतंत्र में कोई दूसरा थर्मामीटर है भैया? आशीष जी, भाजपा और आशीष जी को बात कहने देंगे। जी, सच्चाई ये है कि विकास कितना हुआ क्या नहीं हुआ वो मुद्दे कुछ अलग होते हैं, और चुनाव जीतने वाले मुद्दे कुछ और अलग होते हैं। दोनों एक चीज नहीं, दोनों में फर्क है। जो चुनावी मुद्दे होते हैं कई बार वो विकास के मुद्दों से अलग होते हैं, उनका प्रभाव कहीं ज्यादा होता है। और विकास के मुद्दे हमेशा जरूरी नहीं है कि वही आपको वोट जो है वो कन्वर्ट करा के दें। तो कहीं ना कहीं ये भी समझना पड़ेगा कि जनता की नब्ज, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, वो विकास से ऊपर है। नहीं भैया, आशीष भाई, मुझे वो तरीका बता दो, जनता के जनादेश की व्याख्या किस रूप में होगी? जिनको जनता ने नकार दिया वो लोग सही है ये मान ले, ऐसी व्याख्या कर सकते हैं क्या हम? आशीष जी, मैंने कहा ना साहब जी कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे कहीं ना कहीं जो जनता के से ज्यादा उससे जुड़े हुए होते हैं मुद्दे, मतलब उसकी भावनात्मक जो रीच होती है वो विकास के मुद्दे या विकास कार्यों से कहीं ज्यादा होती है। ऐसे भावनात्मक मुद्दे होते हैं, ऐसी बहुत से चीजें होंगी जो विकास के एजेंडे से ऊपर होती हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उसका बहुत समझदारी से इस्तेमाल किया है, तो उनको सक्सेस मिला है उस चीज पे, इसमें कोई दो राय नहीं। आशीष भाई, पीडीए भी वैसे ही भावनात्मक मुद्दा है। पीडीए कोई आर्थिक मुद्दा तो है नहीं। पीडीए भी वही इमोशनल प्राइड को अपलिफ्ट करने का, एक उछालने का सिक्का है। नहीं उछाला तो आपने भी, जो आप उछाल सकते वो आप उछाल रहे, जो भाजपा उछाल सकती भाजपा उछाल रही। नहीं, ये पीडीए ये कोई अर्थशास्त्र तो है नहीं, ये भी इमोशनल कार्ड है। आशीष जी, तो अब तो राजनीति उस तरफ जा रही है ना। अब तो आप भी वही कार्ड चल रहे हो ना, तो फिर तो निर्णय बराबर हो गया। आप भी उसी कुछ वैसे दाव चल रहे हो। नहीं नहीं, हम ये पीडीए क्या है? ये पीडीए क्या है? ये पीडीए अर्थशास्त्र का मुद्दा है कि इमोशनल कार्ड है? कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं जो समाज में आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं है, चाहे वो किसी भी कास्ट से आते हो,
ये उनके लिए एक उठाया गया मुद्दा। नहीं, आशीष जी की बात से मैं असहमति जताऊंगा। एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी चले जाओ, पीडीए में शामिल एक वर्ग है, वो उसकी संपन्नता कहीं से किसी से कम नहीं है। कैसे कह देंगे, कैसे मान लेंगे? हम तो जमीन की बात करते हैं, हमें ज्यादा लिखा पढ़ी तो आती नहीं। आशीष जी समझ रहे हैं? गाड़ी है, घोड़ा है, ट्रैक्टर है, राइफल है, बंदूक है, कोल्ड स्टोरेज है, स्कूल है, और क्या करेंगे? कुछ ना कुछ चाहेंगे जो संपन्न होंगे, ऐसे तो सारे ही कास्ट में कुछ ना कुछ नहीं लोग तो फिर होंगे ऐसा जिनको भी मत आरक्षण- कहो। आपने भी अपने हिसाब से, ठीक है, आपने अपने हिसाब से कार्ड खेला, दूसरे ने अपने हिसाब से खेला, कार्ड सब चल रहे हैं, फिर क्या समस्या है? अंततः फैसला तो जनता ही करेगी और उसी के फैसले को सिर्फ झुका के मानना पड़ेगा। प्रशांत जी, जनता के फैसले के अलावा कोई दूसरी प्रक्रिया हो सकती है क्या ये समझने के लिए कि कौन पार्टी अच्छी है, कौन खराब है? जी, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, और 14 के बाद से अखिलेश जी जब से कमान संभाले पार्टी पे अपने पिता से कंट्रोल करके, तब से लगातार वो बड़ा चुनाव, तो चारों बड़ा चुनाव हार चुके हैं। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव भी अखिलेश जी बड़े बड़े मुद्दों के साथ गए, वो सारे मुद्दे इनके धाराशायी हो गए। इंडिया अलायंस भी धाराशायी हो गया। अब कौन सा ही सर्टिफिकेट चाह रहे हैं भाई? इनके कहने से, टीवी डिबेट में बोलने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने से जनता का मूड तो बदल नहीं जाएगा। इनके नेता स्वयं, आज अखिलेश जी के पास अब पार्टी को बचाने की आज स्थिति है, स्वयं इनके विद्रोही होते जा रहे हैं। ना तो इनको मध्य प्रदेश में सम्मान मिल पाया, ना तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस भी आंखें दिखा रही है। तो जनता के से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। आज राम मंदिर का जब से प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तब से इनको लगातार पीड़ा हो रही है। आज योगी जी ने राममय बजट पेश किया है, तीर्थ स्थानों के विकास के लिए लगातार उन्होंने बजट एलोकेट किया है। आज जब से 17 के बाद से सरकार आई है, आज देखिए उत्तर प्रदेश में सारे तीर्थ स्थानों का डेवलपमेंट हो रहा है, उससे रोजगार भी हो रहा है, लोगों के जीवन स्तर में कहीं न कहीं वृद्धि हो रही है। 22 जनवरी के पहले 2 लाख करोड़ रुपए की जो पूरी खरीदारी हुई है पूरे देश में, तो अगर कहीं मार्केटिंग हो रही, खरीदारी हो रही है, तो उसका लाभ तो कहीं न कहीं देश के लोगों को हो रहा है। आज 12 दिन में 24 लाख लोग अयोध्या में दर्शन कर लिए, और पिछले 2023 में लगभग 37 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में विभिन्न तीर्थ स्थानों में दर्शन करने आए हैं। तो अगर पर्यटन का भी अगर विकास हो रहा है, पर्यटन जो अर्थव्यवस्था वो बढ़ रही है, तो कहीं उसका लाभ तो उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को मिल रहा है। किसी एक खास जाति के लोगों को थोड़ा मिल रहा है, वो तो उत्तर प्रदेश के सभी जाति धर्म के लोगों को मिल रहा है, उससे जो उन व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी लोगों को मिल रहा है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारे तीर्थ स्थल, उनके लिए बजट के लिए एलोकेट किया गया है। पहले हमें सपा की सरकार में हमने देखा किस तरीके से कुंभ मेला के लिए मेला प्रभारी आजम खां को बनाया जाता था, किस तरीके से एक भद्दा मजाक वहां पे होता था, भगदड़ भी हुई थी। उस समय मंदिर के जो घंटियां पकड़ के पुलिस वाले खड़े हो जाते थे कि मंदिर की घंटी ना बज पाए, कहीं बगल वाले जो मस्जिद में नमाज हो रही वहां पे पीड़ा हो। तो ये सब चीजें होती थी, जनता वो सब चीज देख रही है। आज जो परिवर्तन आया है, जनता वोट देने का काम कर रही है। आप लगातार ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते रहे, लेकिन जनता तो उनके झांसे में नहीं आ रही ना। जनता तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है, तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट जनता है, उसके आगे तो हम कुछ नहीं कहते हैं। अनुपम मिश्रा जी, एक सवाल, सारे पैमाने छोड़ दें, वो ज़्यादा ज्ञान की अपेक्षा करते होंगे, उतना शायद हमारे लोगों के पास ना भी हो ज्ञान, लेकिन एक बड़ा बेसिक पैमाना देख लें अगर, जिससे कोई मेरे मित्र कांग्रेस और सपा के मित्र भी नाइत्तफाकी नहीं रख सकेंगे। 37 करोड़ आदमी उत्तर प्रदेश में आया बतौर टूरिस्ट, ठीक है, उसमें 90% रिलीजियस टूरिज्म था, लेकिन बतौर टूरिस्ट। एक आकलन कहता है कि मिनिमम 2 से 3 हजार रुपया प्रति व्यक्ति खर्च करता है घर से घर तक, घर से निकलने से और तीर्थ करने के बाद वापसी तक। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में ये 37 करोड़ लोग जो उत्तर प्रदेश में आए, उनसे जो अर्थव्यवस्था को चक्का घूमा, जो गति मिली, उससे ननकू और रज्जाक को लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अनुपम जी। देखिए अमिताभ जी, मैंने इसको सब चैनल्स पे कहा है कि भाई पिछले 2 साल में काशी में 13 करोड़ लोग आए, केवल एक मंदिर के लिए। एक मंदिर के लिए काशी में 2 साल में 13 करोड़ लोग आए, और ये संख्या पहले अमिताभ जी 1 करोड़ 70 लाख हुआ करती थी। आज वो 1 करोड़ 70 लाख आपको 13 करोड़ में बदल गया। जिस दिन हम घर से निकलते हैं और हम पहला फोन करते हैं टिकट बुक कराने के लिए, वहां से अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान शुरू हो जाता है। और जब तक हम घर से ऑटो से वापस पहुंचते हैं, जिससे भी टैक्सी से पहुंचते हैं, तब तक वो योगदान चलता रहता है। तो जब आप 13 करोड़ आदमी काशी में जाता है, तो होटल से लेके, ऑटो से लेके, खाने से लेके, कपड़े से लेके,
फूलमाला से लेके मतलब किस चीज में उसका योगदान नहीं होता। आज मैं गया था, अभी काशी अमिताभ जी मैं बता रहा था, अभी जगह नहीं मिल रही है, वरना लोगों का बस चले तो 1000 होटल बन जाए एक दिन में। इतना वहां होटल बनाने के लोग परेशान है। वहां मैं गया था अयोध्या, वहां पे होटल देखिए कितनी दूर दूर तक जाके होटल बनने लगे। तो एक चीज और भी देखिए ना, एक बहुत मामूली से आंकड़ा फिर वही आरबीआई से निकल के आता है जी। कि यदि 50,000 रुपए का पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आयु, अगर 50,000 की जो अखिलेश यादव जी ने छोड़ी थी 2017 में, आज वो तकरीबन दोगुनी हो गई है। अगर आदमी उससे दोगुना पैसा कमा रहा है तो जाहिर सी बात है ना, वो किसी इन्वेस्टमेंट से कमा रहा है, किसी फैक्ट्री से कमा रहा है। डकैती डाल के तो पर कैपिटा इनकम नहीं डिक्लेयर होती है ना, ठीक। चोरी डकैती से तो नहीं डिक्लेयर होती है ना अमिताभ जी। ठीक ठीक ठीक